सर क्या पल्लवन की प्रक्रिया भी अलग होती है? इस संदर्भ में भी संक्षिप्त में जानकारी दीजिए ना। रोशन अध्यापक से पूछता है कि पल्लवन की प्रक्रिया कैसे होती है, इस विषय में हमें थोड़ी क्या कीजिए आप जानकारी दीजिए ना। अध्यापक वैसे पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है, फिर से थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। देखिए जो मैंने पल्लवन की आपको जानकारी दी है तब मैंने उसकी प्रक्रिया स्पष्ट किया है, उसकी प्रक्रिया के बारे में चर्चा हुई है। फिर भी अगर आप को समझ में नहीं आया है या उसकी प्रक्रिया की मांग करते हो तो उसको हम फिर से स्पष्ट करते हैं। विषय को भलीभांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना। देखिए प्रक्रिया में क्या है, जो विषय दिया है उसको पहले आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अर्थ स्पष्ट होने पर उसके बारे में हमें सोचना होगा। विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विविध तर्कों को काटने हेतु तर्क संगत विचार करना। पहले देखिए कैसे है, जो विषय समझ में आया उसकी रूपरेखा बनाना चाहिए। फिर देखिए उसके पक्ष और विपक्ष में जो बातें हैं उनको देखिए काटना होगा, आपको तर्क संगत विचार करना होगा। जो पक्ष में है उसको पल्लव में लिखना होगा और जो विपक्ष में है उसको आपको वहां से हटाना होगा। उसके बाद तर्क संगत तथा सम्मत विचारों को सुयोजित करना तथा असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद तैयार करना। फिर देखिए जो पक्ष में है उसको आपको अनुच्छेद में लिखना होगा और जो विपक्ष में है उसको वहां से क्या करना होगा, आपको निकालना होगा या हटाना होगा। शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना। देखिए शब्द सीमा पल्लवन में देखिए 200 से 300 शब्द होने चाहिए। शब्दों की सीमा को तय करना होगा और आपको देखिए पल्लवन लिखना होगा। लिखने के बाद उसको फिर से आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और एक बात विद्यार्थियों, पल्लवित किए जा रहे कथन को परोक्ष कथन और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में करना चाहिए। देखिए आप जो पल्लवन या पल्लवित देखिए जो बातें पल्लवित कर रहे हो या जो लिख रहे हो उसको आपको किसमें लिखना होगा, अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष मतलब देखिए जिसके बारे में हम बात करें, जो विषय दिया है उसे आपको लिखना होगा। क्योंकि पल्लवन लिखते समय देखिए उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उत्तम पुरुष मतलब मैं, मेरा, मेरी, मुझे, और मध्यम पुरुष मतलब क्या, तू, तुम, तेरा। यहां पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोशन, सर जी अब तो हम पल्लवन लिख सकते हैं, आप हमें पंक्तियां दीजिए, हम पल्लवन तैयार करेंगे। देखिए रोशन कहता है अब तो हम पल्लवन अच्छे से लिखेंगे, हमें समझ में आ गया है, हमें कोई विषय दीजिए, हम पल्लवन तैयार करेंगे। अध्यापक, अरे रोशन इतनी जल्दी मत करो, पहले उदाहरण के लिए मैं आपको 1-2 पल्लवन बनाकर देता हूं, ठीक है ना। अध्यापक कहते कितनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, पहले उदाहरण के तौर पर हम आपको 1-2 पल्लवन लिख के देते हैं, फिर आप कीजिएगा। विद्यार्थी, जी सर। विद्यार्थी कहते हैं एक साथ कि क्या, जी सर आप पहले पल्लवन हमें 1-2 उदाहरण के रूप में लिखकर दीजिए, फिर हम खुद बनाएंगे। अध्यापक, एक एक करके आपको जो कविता, दोहे, चौपाई जो भी याद है उसे कहिए, मैं उनका पल्लवन तैयार करके दिखाता हूँ। देखिए अध्यापक बच्चों को कहते हैं, छात्रों को कहते हैं कि आपको जो भी कविता हो, दोहा हो, चौपाई जो भी याद आ रहा है उसे आप कहिए, मैं उदाहरण के लिए आपको पल्लवन लिख के दिखाता हूँ। कुछ क्षणों के पश्चात क्या हुआ, नहीं सूझ रहा है, बच्चे देखिए सोच रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अध्यापक कहते हैं कि क्या हुआ, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, चलिए पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूं। देखिए ठीक है, फिर पहला उदाहरण मैं खुद बताता हूं। जैसे निम्न पंक्ति का पल्लवन करते हैं, नर हो न निराश करो मन को। देखिए पहले पंक्ति का क्या करते हैं, हम पल्लवन करते हैं। उदाहरण के तौर पर पहली पंक्ति मैं ही बताता हूं, नर हो न निराश करो मन को। देखिए यह अध्यापक पंक्ति बताते हैं पल्लवन के लिए और उदाहरण के तौर पर बच्चों को वह लिखवाते भी है। देखिए क्या लिखवाते हैं वह देखते हैं। पल्लवन, यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा। इन सब के पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था
चूंकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है, अंततः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन है कि जहाँ उसके जीवन में सुख है वहां दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं है तो असफलताएं भी है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा। उसके मन की इसी संकल्प विकल्पीय साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि किसी भी नर को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में सुख और दुख की घड़ियां आती रहती है। जैसे हम देखिए जब सुख के पल आते हैं तो खुश होते हैं, वैसे ही हमें दुख में हताश व निराश नहीं होना चाहिए। अब देखिए यह अध्यापक जो है यह पल्लवन छात्र को उदाहरण के तौर पे बनाकर दिखाते हैं। अब गीत, जी सर अब हमें समझ में आ गया है सर, मैं एक सूक्ति जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे? अविवेक आपदाओं का घर है। अब देखिए गीत कहता है कि आपने जो हमें पल्लवन करके दिखाया वो समझ में आ गया, हमें एक और पंक्ति याद आ रही है, क्या उसका आप पल्लवन करके दिखाओगे? अविवेक आपदाओं का घर है। अविवेक मतलब क्या? अज्ञान, वरना आपदाएं मतलब समस्याओं का क्या है? घर है। देखिए अब अध्यापक इस पंक्ति का भी पल्लवन करके बच्चों को वह दिखाते हैं। अध्यापक, पल्लवन विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असत कारिणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करे, चिंतन करे। जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहे, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। देखिए यहाँ पर उन्होंने जो गीत ने जो पंक्ति बताई थी उसका उदाहरण के तौर पर अध्यापक जो बच्चों को पल्लवन करके दिखाते हैं कि जीवन में देखिए जो भी हम कार्य करें उसे सोच समझ के करें, किसी से बात भी करें तो सोच समझ के करें, क्योंकि अविवेक अज्ञान जो है क्या है, यह विपत्तियों का या आपदाओं का या समस्याओं का क्या होता है? घर होता है। इस तरह बच्चों को देखिए वह यह उदाहरण के तौर पर पल्लवन बनाकर दिखाते हैं। सर मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। तन्वी कहती है कि मुझे भी एक पंक्ति याद आ रही है, कृपया कीजिए आप उसका भी पल्लवन करके हमें बताइए। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। देखिए सेवा, माता पिता की सेवा, अब से जो भी बड़े हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर अगर आप देखिए तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन घर में माता पिता की सेवा नहीं करते हो तो आपको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस पंक्ति का यह अर्थ है। देखते आप अध्यापक इस पंक्ति का कैसे पल्लवन लिखते या बनाते हैं। सेवा परमो धर्म है, इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़े हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सदैव फल दामिनी है। सेवा करे सो मेवा पावे, अंततः सेवा धर्म अपनाए। देखिए यहाँ पर वह कहते हैं कि मनुष्य को देखिए अन्य लोगों की सेवा करनी चाहिए। अगर आप देखिए तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए इस उम्मीद से कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये आपका भ्रम है। हमें देखिए दूसरों की सेवा करनी चाहिए। दूसरों की सेवा करेंगे तो इसका फल हमें अवश्य मिलेगा। अध्यापक,
मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है। जब कहते हैं कि मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप लोगों को देखिए पल्लवन जो हमने पढ़ाया अच्छे से समझ में आया है। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप यह समझ ही गए कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियां विकसित होती है। देखिए हमारी पल्लवन पर अच्छी चर्चा हो रही है। अब आपको देखिए पल्लवन समझ में आया ही होगा। जैसे देखिए बीज से, देखिए पेड़, बीज से क्या निकलता है, अंकुर निकलते हैं और यह अंकुर देखिए एक दिन पेड़ में परिणत होता है। पेड़ से देखिए पल्लव, पेड़ में देखिए पत्ते होते हैं, डालियां होती है, डालियों पर पत्ते लगते हैं और पल्लव से डालियां विकसित होती है। उसी प्रकार भाषा में पल्लवन होता है। देखिए एक दूसरे से, जैसे बीज और पेड़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वैसे देखिए पल्लवन भी एक दूसरे से जुड़ा होता है। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। आपने देखिए अध्यापक कहते हैं कि पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण बताए, लेकिन आप देखिए मध्यकालीन कवि कबीरदास को भूल गए हो, उनके दोहों को भूल गए हो। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। अध्यापक कहते हैं कि हम मध्यकालीन कवि जो है, संत है कबीरदास के दोहों पर पल्लवन बनाएंगे। आप सभी क्या करो, उसको ध्यान से सुनो। विद्यार्थी जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा। देखिए अध्यापक कहते हैं कि आप सभी ने देखिए पंक्तियां कही, लेकिन आप मध्यकालीन संत कवि कबीरदास जी को भूल गए हैं। अब हम ही कबीरदास जी की पंक्ति पर क्या करते हैं, पल्लवन बनाते हैं। आप ध्यान से सुनिए। अध्यापक सुनिए। जो तो को काटा बोए ताही बोई तू फूल। देखिए संत कबीर की दोहे की पंक्ति को वो वहां पर बताते हैं कि जो तो को काटा बोए ताही बोई तू फूल, मतलब जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है उसके रास्ते में क्या बोने चाहिए, फूल। क्योंकि कांटे बोने वाले को कांटे मिलते हैं, तो फूल बोने वाले को क्या मिलता है, फूल मिलता है। इसलिए हमें दूसरों का बुरा नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि बुरा अगर हम चाहते तो हमारे साथ हमेशा बुरा घटित होगा। हमें अगर देखिए कोई हमारा बुरा चाहता है, फिर भी हम उसके साथ अच्छे से पेश आए, हम उसका अच्छा चाहे या उसका भला हमेशा देखें, तो देखिए बुरा चाहने वाले को हमेशा बुरे लोग मिलते हैं, और जो व्यक्ति दूसरों का हमेशा अच्छा चाहता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही घटित होता है। अब देखिए अध्यापक इस पंक्ति पर पल्लवन कैसे बनाते हैं। संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं, अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वालों के लिए फूल बिछाना, मारने वालों को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है, सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है, निष्पीड़न करने वाले, निष्पीड़न मतलब निचोड़ना, निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। पीड़ा मतलब पीड़ा देने वाला, जो हमारा अपकार करता है, अपकार मतलब अहित, हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाए, है ना, उसके रास्ते के जितने भी देखिए जो कांटे हैं उसको दूर करे, उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है, कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है, अंततः हम अपकारी के साथ उपकार करें। देखिए इस तरह से मध्यकालीन संत कवि कबीर के पंक्ति पर अध्यापक पल्लवन लिखते हैं और बच्चे ध्यान से सुनते हैं। रोशन, सर जी पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। रोशन कहता है कि पल्लवन बड़ा रोचक होता है, रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। लड़की, हाँ आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। आज तक पल्लवन से डर लगता था, लेकिन आपने पल्लवन के प्रति हमारे मन में जो संदेह था उसको निकाल दिया है, डर को निकाल दिया है। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं, अब हम अच्छे से पल्लवन कर सकते हैं, बना सकते हैं। गीत, जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपने पल्लवन अच्छे से समझाया, आपका ढेर सारा धन्यवाद आपको। फिर से पल्लवन विषय की सविस्तर पुनरावर्तन कराकर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने दूर
किया। फिर से अपने पल्लव पढ़ाकर मन में देखिए पल्लव को लेकर जो संदेह था उसको अपने दूर कर दिया है। शीतल, जी सर, मैं पूर्ण प्रश्न पत्रों को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। अब मैं हिंदी का प्रश्न पत्र पूरा अच्छे से सभी सवालों को हल कर सकती हूँ और अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। यह आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया। अब यह इतना विश्वास आया, मुझे आत्मविश्वास आया है कि अब मैं सारे सवालों को हल कर सकती हूँ और 80 में से अधिक अंक लाने की मैं कोशिश कर सकती हूँ। अध्यापक, मुझे भी खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। अध्यापक कहते हैं कि मुझे भी खुशी मिली कि पल्लवन से संबंधित आपने जो सवाल पूछे। चलो, आज बहुत जानकारी मिली है आपको। साहित्य की ऐसी ही रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। आज आपको बहुत जानकारी मिली है और साहित्य से संबंधित जानकारी हम रोज इसी तरह से प्राप्त करते रहेंगे। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रुकते हैं। इस प्रकार डॉक्टर दयानंद तिवारी द्वारा रचित या लिखित पल्लवन इस पाठ का स्पष्टीकरण था।